हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपकी विज्ञान की परीक्षा बहुत ही शानदार तरीके से गई होगी और सामाजिक विज्ञान की परीक्षा जो 19 फरवरी को होने वाली है वह भी बिल्कुल शानदार तरीके से जाएगी, क्योंकि हम सबसे पहले आपको इसका सब्जेक्टिव प्रश्न आउट करके बता रहे हैं। और यही प्रश्न आपके पेपर में कल जब आप देखिएगा पेपर, कहिएगा ये तो सेम टू सेम सभी प्रश्न उससे छपा गया है और मज़े से आप बना कर आइएगा। और इस वीडियो में हम आपको जो भी प्रश्न बताएंगे वह कोई मामूली प्रश्न नहीं होगा, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इस सभी क्वेश्चन को आउट करते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को एक लाइक इसी तरह का वीडियो देखने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए एक एक प्रश्न हम आपको बता देते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद का शाब्दिक अर्थ होता है कि राष्ट्रीय चेतना का उदय। यह एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, हम इसमें जितने भी प्रश्न आपके लिए टाइप किए हैं वह बिल्कुल सरल भाषा में है। आपको एक दो बार पढ़ने के पश्चात सीधा दिमाग में आ जाएगा और आप इसे अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। तो राष्ट्रवाद जो है वह इसका शाब्दिक अर्थ होता है राष्ट्रीय चेतना का उदय। राष्ट्रीय चेतना अर्थात देश के प्रति जो है उस चेतना का उदय होता है, और यह एक ऐसी भावना है जिसके अंतर्गत भौगोलिक, सामाजिक और राजनीतिक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था? यह भी सभी प्रश्नों में मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर लिखना है 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का निम्नलिखित कारण है या प्रमुख कारण है। आपको पॉइंट बाय पॉइंट इसका आंसर लिखना है, बहुत ही सुंदरता लगेगा आपके प्रश्न क्वेश्चन के आंसर को देखने में। तो फर्स्ट में लिखना आपको मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दूसरे में आपको लिखना है राजनीतिक दलों में संगठन का जो है अभाव हो रहा था। तीसरे में लिखना है समाजवाद का प्रसार हो रहा था, जोर शोर से समाजवाद का प्रसार हो रहा था। और चार प्रमुख कारण है लुई फिलिप की नीति का असफलता। तो इस क्रांति का सबसे प्रमुख कारण लुई फिलिप की नीति और जनता में उसके प्रति असंतोष। वह जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा है, जिसके कारण क्रांति का सूत्रपात हुआ। जो लुई फिलिप था वह जनता की समस्याओं को समझने में जो है ना असमर्थ रहा, जिसके कारण जनता उससे नाखुश थे, निरंकुश थे, असंतोष था उसमें। तो जिस कारण से उन्होंने 1848 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति करने का निर्णय ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है? यह भी प्रश्न आपको चुटकी में हम समझा देते हैं। देखिए, 9 जनवरी 1905 को रूस की जनता ने एक समूह में रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहा था, परंतु ज़ार की सेना ने इस निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए, और इसी घटना को खूनी रविवार कहा जाता है। और वह दिन रविवार का दिन था। देखिए, 9 जनवरी 1905 को जो है रूस की बहुत सारे जनताओं ने सेंट पीटर्सबर्ग स्थित राजमहल की ओर जा रहे थे। राजमहल की ओर जा रहे थे, तो जो रूस की सेना है उसे जार कहा जाता था। तो जार ने क्या किया, इस सारे निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। जब गोलियां बरसाना शुरू कर दिया तो इसकी मृत्यु तो निश्चित है, बहुत सारी मृत्यु हुई हजारों लोगों की, और खून की नदियां भी बह गई। और वह दिन रविवार का दिन था, जिस कारण से इसे खूनी रविवार कहा गया। आपको आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है, हिंद चीन का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर आपको लिखना है दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद चीन देशों से अभिप्राय तत्कालीन समय में लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र से है, जिसमें आज के वियतनाम, लाओस और कंबोडिया के क्षेत्र आते हैं। तो हिंद चीन में 3 प्रमुख जो है देश आते हैं, क्षेत्र आते हैं। एक वियतनाम आते हैं, एक लाओस आते हैं और एक कंबोडिया आते हैं। और यह लगभग 3 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, जिसे हिंद चीन का क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, डांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था? यह भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है।
तो इसका आंसर आपको लिखना है दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया एक सत्याग्रह था, जिसका प्रारंभ जो है अंग्रेजों द्वारा नमक कानून पर लगाए गए कर को समाप्त करने के लिए किया गया था। इस आंदोलन में नमक कानून का उल्लंघन करना प्रमुख उद्देश्य था, जो साबरमती से गुजरात तक के समुद्री तट के इलाके के डंडी स्थान पर नमक बनाकर किया गया था। देखिए दांडी यात्रा जो है ना वह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। इस आंदोलन में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा कि हम अंग्रेजों के नमक को नहीं खाएंगे, हम इसका विरोध करेंगे, क्योंकि इस पर बहुत सारा कर लगा रहा, कर जो है बहुत सारा लगा दिया, इतना कर लगा दिया था कि लोग नमक खरीदने में ही परेशान थे। तो महात्मा गांधी ने इसका उल्लंघन किया और साबरमती से गुजरात के समुद्री तट पर इलाके डंडी के स्थान पर जो है नमक बना लिया अपने से, और जाके डंडी यात्रा का जो है नमक कानून का जो है इन्होंने उल्लंघन किया और उसको समाप्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइलीगांव की घटना क्या थी, इसका क्या प्रभाव पड़ा। ये भी प्रश्न मोस्ट VVI है, ये आपके पेपर में आपको कल छपा हुआ जरूर दिखेगा। तो इसका आंसर आपको लिखना है दक्षिणी वियतनाम में एक गांव था। कौन गांव था, तो माइलीगांव था, जहां के लोगों को अकाउंट समर्थक मोहन अमेरिकी सेना ने, थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई, यहाँ पे अकाउंट नहीं होगा, जो है अमेरिकी समर्थक जो सेना था वह पूरे गांवों को घेर कर पुरुष को सभी को मार दिया, जितने भी पुरुष थे उसको मार दिया, और जो औरत और बच्चियां था उसको बंधक बना लिया, और बंधक बनाने के पश्चात उसको उसका सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मार दिया। जब मार दिया तो उसी लाशों के बीच जो है ना एक बूढ़ा बच गया था, जिसने इस घटना को उजागर किया, और इस घटना के कारण अमेरिकी की पूरी विश्व में किरकिरी होने लगी, अमेरिका का पूरे विश्व में किरकिरी होने लगा, और वहाँ के राष्ट्रपति निक्सन ने शांति के लिए पहुँच जो है यहाँ पर हो जाएगा पंचवर्षीय योजना की घोषणा की, और हिंद चीन की सभी सेनाओं को युद्ध बंद कर यथास्थान पर रहे। टाइपिंग में दिक्कत हो गया है, क्योंकि टाइपिंग करते वक्त थोड़ा जो है मिस्टेक हो गया, क्योंकि बोलकर हम इसमें टाइपिंग कर रहे थे। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, प्रश्न है सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं। जो सत्ता है उसकी साझेदारी से आप क्या समझते हैं, इसका भी सरल भाषा में उत्तर आपको देना है। सत्ता की साझेदारी का अर्थ होता है सत्ता का बंटवारा, सत्ता का विभाजन। जो सत्ता का विभाजन हम करेंगे वही क्या होगा, वही जो होगा वह होगा सत्ता का साझेदारी। सत्ता का अगर आप विभाजन करते हैं तो वह सत्ता का साझेदारी होगा। तो यह वैसा विभाजन होता है, वैसा बंटवारा होता है जहां प्रशासन संबंधित राजनीतिक शक्ति विभिन्न स्तरों पर अलग अलग हाथों में होती है। जो राजनीति की शक्ति होती है वह विभिन्न स्तर पर विभिन्न लोगों के अलग अलग लोगों के हाथों में होती है, वह सत्ता की साझेदारी कहलाता है। इससे पूरे समाज में रहने वाले सभी वर्ग के महिला और पुरुष अपनी विचार शासन में रख सकते हैं, वही जो है सत्ता की साझेदारी होती है। इसमें सत्ता का बंटवारा होता है और सभी व्यक्ति को शासन पर कुछ बोलने का अधिकार दिया जाता है कि कानून सही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीतिक दल की परिभाषा दे। राजनीतिक दल क्या है, तो राजनीतिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो राजनीतिक व्यवस्था के क्रियाकलाप का नियंत्रण करता है, वह जिस दल के या समूह के द्वारा संपन्न होता है या होता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। आपको हमारी बातों पर ध्यान देना है और इस पर भी ध्यान देना है। तो राजनीतिक दल जो है ना वह राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा एक समूह बनाया जाता है, और वह राजनीतिक कार्यकलाप जिससे जो नेता लोग करते हैं उसका अगर संपन्न करता है, उसका नियंत्रण करता है, तो वह राजनीतिक दल कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दल बदल कानून क्या है। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय राजनीतिक दल को प्रभावशाली बनाने के लिए यह कानून बनाया जाता है जो सांसदों एवं विधायकों में दल बदल को रोकने का कार्य करता है, जिसे दल बदल का कानून कहा जाता है। जो सांसद और जाके विधायक होते हैं यह बहुत ही खच्चर होते हैं। यह क्या करते हैं, जो संसद में है वह अपने पार्टी को बदलते रहते हैं। इसका पार्टी को बदलने के रोकने के लिए ही दल बदल का कानून लगाया गया, ताकि यह जो है अपने सीट को बदल ना सके, एक ही पार्टी में रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या थे। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप समझ सकते हैं चुटकियों में। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य
पर्यावरण के संरक्षण, पर्यावरण को बचाना के साथ साथ वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना था, जिसका प्रारंभ जो है उत्तराखंड के नेरलौर जिला से हुआ। इसके नेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनेगा कि चिपको आंदोलन के नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। और इसके बाद है, इसमें महिलाओं की भूमिका सबसे अधिक थी। इसके अंतर्गत शराबखोरी, यहाँ पर शराबखोरी होगा, शराबखोरी का भी महिलाओं द्वारा विरोध किया गया, क्योंकि यह समाज में घरेलू कार्य में सहायता नहीं करते थे, जिस कारण से चिपको आंदोलन की शुरुआत हुआ और यह सफल भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसे भी आप अच्छे तरीके से समझिएगा, मेरे बातों पर ध्यान दीजिएगा, या आपको एक बार में दिमाग में अट जाएगा। तो लोकतंत्र एक प्रकार का शासन प्रणाली है। तो लोकतंत्र क्या है? एक प्रकार का शासन प्रणाली है, एक प्रकार का सामाजिक सिद्धांत भी है। लोकतंत्र में जनता मतदान के द्वारा प्रतिनिधि चुनते हैं। अगर जनता उस प्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं तो अगले चुनाव में उस प्रतिनिधि को वोट न देकर उसे सत्ता से हटा देते हैं। और लोकतंत्र के बारे में अब्राहम लिंकन जी कहते हैं कि लोकतंत्र जनता का और जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आपको बहुत सारे बताएंगे कि आप सिर्फ ये लिखिए, लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कि लोकतंत्र जो है एक प्रकार का शासन प्रणाली होता है जिसमें जनता खुद शासन करता है। अगर वह किसी प्रतिनिधि को चुनता है, मान लीजिए कोई सरपंच या मुखिया को चुनता है, अगर वह अच्छे से काम नहीं करता है तो अगली बार उसे वोट नहीं देकर उसको हटा देता है लोकतंत्र से। यह सिर्फ भारत में है और बहुत सारे देश में ये प्रणाली अपनाया गया है। जो और अब्राहम लिंकन का एक सुप्रसिद्ध कथन है कि जनता, जो लोकतंत्र है वह जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। आपको ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन जी का यह कथन है। अब्राहम लिंकन कहाँ के निवासी थे? तो वह अमेरिका के ही निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम मजदूरी कानून कब पारित हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? तो इसका आंसर लिखना है, न्यूनतम मजदूरी कानून 1948 ईस्वी में हुआ, जिसके द्वारा उद्योगों में मजदूरों की दरें निश्चित की गई, अर्थात मजदूर की कितना मजदूरी होगी उसको निश्चित किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसे महत्वपूर्ण स्थान दिया गया कि न्यूनतम मजदूरी उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे मजदूर केवल अपनी ही नहीं गुजारा कर सके, बल्कि इससे कुछ और अधिक हो तथा अपनी कुशलता को भी बनाए रह सके। अर्थात मजदूर को इतना मजदूरी मिलना चाहिए कि वो अपना पेट तो पाल सके, साथ ही साथ अपने परिवार को बहुत सारे अवसरों पर अच्छे चीज़ प्रदान कर सके। इस तरह की मजदूरी होनी चाहिए, इस कानून के अंतर्गत कहा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमि अपरदन से आप क्या समझते हैं? देखिए, इसका आंसर आपको इस तरह के क्वेश्चन अलग भाषा में पूछे जाएंगे कि भूमि अपरदन या भूक्षरण क्या है। तो इसका आंसर आपको लिखना है, उत्तर, बाह्य कारकों द्वारा मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना भूमि अपरदन कहलाता है। जैसे जल के द्वारा मिट्टी का कटाव, तेज वर्षा के कारण भूमि का कटाव, तेज हवा के द्वारा भूमि का कटाव इत्यादि कारणों से भूमि का क्षय होता है। अर्थात मान लीजिए ये भूमि है, बारिश आया तो इस मिट्टी को काट दिया यहाँ से और यहाँ कर दिया, और इस मिट्टी को काट के यहाँ से यहाँ कर दिया। हवाओं के द्वारा जो मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गया तो इसी को भूमि अपवर्तन कहा जाता है, मृदा अपवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीकरणीय संसाधन क्या है? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। पहले आप एक लाइक कीजिए, वीडियो को आप देख लेंगे और चल जाएंगे, पहले एक लाइक कर दीजिए। अगर यहाँ तक अभी देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही पूरा वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर समाप्त हो जाने से उसे पुनः नवीकृत रूप में प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जैसे हम देखिए, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत और वन, जो ये सब क्या है? तो ये सब नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अर्थात ये वैसे संसाधन होते हैं जो कभी भी ख़त्म ही नहीं होते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म होगा? आपको रोज़ सुबह शाम जो है सूर्य का प्रकाश मिलते रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
और इससे एक और प्रश्न बढ़ते हैं कि अनवीकरणीय संसाधन क्या है, तो आप उसको भी समझ लीजिए कि वैसा संसाधन होना चाहिए जिसका अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो वह जल्दी खत्म हो जाता है और वह पुनः दोबारा प्राप्त नहीं होता है। लाखों हजारों वर्ष करोड़ों वर्ष लगते हैं उसे बनने में। जैसे हो गया कोयला, पेट्रोलियम, ये सब बनने में कितना समय लगता है, ये सब अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं, तो यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है VVI। समोच्च कृषि करने का सबसे प्रभावशाली और आसान विधि है। यह खेती उन क्षेत्रों में किया जाता है जहां पहाड़ होता है। मान लीजिए ये पहाड़ वाले इलाके में ये जो खेती किया जाता है और वहाँ पर जो है सीढ़ी नुमा मेड बनाकर जो है ना इसका खेती किया जाता है, अर्थात सीढ़ी नुमा मेड बनाकर जो है ना इसका खेती किया जाता है। और इस खेती करने से जो है मृदा का अपवर्तन कम होता है। देखिए जैसे पहाड़ हो गया, अगर ये सीढ़ी बनाकर खेती करेगा तो जो बारिश पड़ेगा तो वह इसके बीच से गुजर जाएगा, लेकिन इसका जो मृदा का अपवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। देखिए मेरा चार्ज भी बहुत डाउन हो गया, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं, तो वैसा परियोजना जिसके द्वारा एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति की जाती है वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। अर्थात एक ही उद्देश्य होगा, एक ही परियोजना होगा, उसके साथ साथ बहुत सारे उद्देश्यों की जो है पूर्ति किया जाएगा, वह बहुउद्देशीय परियोजना कहलाता है। इसके अंतर्गत जो है ना बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक एवं सिंचाई हेतु जल आपूर्ति तथा विद्युत उत्पादन इत्यादि कार्य किया जाता है। और लास्ट का प्रश्न है, मानव एक संसाधन है कैसे, तो मानव स्वयं एक संसाधन है क्योंकि यह अपने तकनीक और कुशलता से किसी भी वस्तु का उपयोगी बना सकता है, किसी भी वस्तु को जो है ना उपयोगी बना सकता है और दूसरे मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकता है। इस दृष्टिकोण से मानव एक संसाधन है। कहने का मतलब है मानव तो एक संसाधन ही है, क्योंकि अगर कोई भी बेकार चीज़ यहाँ पर लकड़ी पड़ी हुई है तो मानव अपने बुद्धि से, अपने विवेक से, कुशलता से इसे एक नए बेंच में बना देगा, कुर्सी बना देगा, और यह जो है ना किसी दूसरे मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है, और जो पूर्ति करता है वह संसाधन ही होता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि मानव एक स्वयं संसाधन है क्योंकि यह अपने तकनीक और कुशलता से किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है और भयानक भी बना सकता है, खतरा भी है, और दूसरे मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है। वह इस दृष्टिकोण से जो है मानव एक संसाधन है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी को बरकरार रखें और परीक्षा में तहलका मचा दीजिए। धन्यवाद।